हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कल आप में से बहुत से लोगों का 31 को एग्ज़ाम होगा कनिष्ठ सहायक का, और संभवत बहुत से लोग पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। देखिए, मैंने दिन में आपको एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया कि पहली बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है उसकी, ठीक है। तो उन बातों का आपने अवश्य ही ध्यान रखना है, अन्यथा देखिए आपका जो OMR जो सीट होती है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होने पे आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, अन्य छोटी सी गलती होने पर भी आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। और यहाँ पर आज देखिए, कल आपका एग्ज़ाम है, तो UK SSS ग्रुप सी का जो पैटर्न है उस पर आधारित आज आपको थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर लेकर मैं आया हूँ, मॉडल पेपर 21 के रूप में। यहाँ पर आपका देखेंगे आज का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और फिर से मैं बोलूँगा 60+ आपका स्कोर रहता है। तो बहुत अच्छी तैयारी में आप लोग हैं और आप सिलेक्शन के काफ़ी क्लोज हैं। बाकी हमेशा मैं बोलता हूँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अंदर से आप कितने एनर्जेटिक हैं, ये सभी बातें डिपेंड करती हैं एग्ज़ाम हॉल में। आपने कितना ही पढ़ा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो पड़ जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो आपका स्कोर कम हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखेंगे आज उत्तराखंड ग्रुप सी मॉडल पेपर 21। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। या यूँ बोल सकते हैं कि ये जो पेपर होगा आज का, ये वीडियो का भी एक हिसाब से प्रैक्टिस सेट इसको आप लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन होंगे इसमें। देखिए, सेक्शन वाइज मैंने बताया आपको, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, कंप्यूटर और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, GS के हमारे 30 क्वेश्चन और उत्तराखंड GK के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद डैश डैश में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। यानी कि जो राज्य की विधानमंडल होते हैं वहाँ पर जो भाषा का उपबंध है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, और ये किया गया है हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 210, ठीक है। तो अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है, ध्यान रखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है ना, पूर्वोत्तर के राज्य में राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में स्पीच नहीं दे पा रहा है, तो उसके पास ये राइट है कि वो हमारी मातृभाषा में या हमारी जो राजकीय भाषा राजभाषा है वहाँ पे हमारा इसको यूज कर सकता है, ऐसी बातें बोली गई है। या जैसे किसी जगह पे अगर हिंदी राजभाषा है और हिंदी हमारी फर्स्ट भाषा है शासन की, और वहाँ पे वो कोई आदमी हिंदी में स्पीच नहीं दे पा रहा है, तो वो अपनी मातृभाषा में दे सकता है, ठीक है। तो इस बारे में बात की गई है अनुच्छेद 210 में। किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप डैश डैश कहलाता है। तो देखिए, छोटे से क्षेत्र में और स्थानीय व्यवहार में जो प्रयुक्त होती है भाषा, अल्प विकसित रूप इसका कहलाता है हमारा बोली, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बोली, डायलेक्ट, बोली। निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? तो बताइए, दिए गए विकल्प में आगत स्वर कौन सा है? तो आगत मतलब जो होता है, आगत स्वर या आगत शब्द वो हैं जो हमने बाहर से लिए, मतलब जो हिंदी में पहले थे ही नहीं मूल रूप से, इनको हमने दूसरी भाषा से लिया, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में जो आगत शब्द है वो है आ, ठीक है। ऊपर हमारी देखिए, ये वाला जो आ होता है ये हमारा आगत स्वर है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हैं हम ना, डॉ के ऊपर, डॉ में हमने आ की मात्रा लगाई, लेकिन ऊपर भी ये हमारा रहता है चिन्ह। तो डॉक्टर, ठीक है, ये हमारा इसमें कौन सा स्वर यूज हुआ है? आगत स्वर। मतलब अंग्रेजी के ओ से लिया गया इसको, सिंपली सीधे। सिगरेट और सिगार किस भाषा के शब्द हैं? देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है UKSSS एग्जाम में कि ये शब्द किस भाषा का है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर पुर्तगाली शब्द पूछ जाता है, अरबी, फारसी। तो यहाँ पर भी देखिए, सिगरेट और सिगार की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेनिश भाषा के शब्द हैं, ठीक है। ऑप्शन है। निम्न में से एकाक्षरी शब्द कौन सा है? तो देखिए, एकाक्षरी शब्द क्या होता है, द्विअक्षरी शब्द क्या होता है, 3 अक्षरी और 4 अक्षरी। मैं दे चुका हूँ इस पर वीडियो। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, आप सामान्य हिंदी टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे जाके देख लेना ये टॉपिक, एकाक्षरी द्विअक्षरी को कैसे पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इनमें एकाक्षरी जो शब्द हो जाएगा वो कुल हो जाएगा, ठीक है। कुल, कुल। देखिए, कुल में क्या है, क, धन, उ, धन, ल, धन, अ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा केवल एक ही अक्षर है, ठीक है। यहाँ पे काउंट नहीं होता, जो ये दूसरा वाला है इसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो कुल जो है इसमें हमारा ये एक अक्षर का यूज हो रहा है, तो ये एकाक्षरी शब्द है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे समझ में आ जाएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने रचना की थी रामचरितमानस की, इनमें से कौन सा कांड है जिसको रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? बहुत से कांड है ना इसमें,
अलग अलग। तो रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, अयोध्या कांड। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं क्वालिटी सही नहीं दिख रही है, तो आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा लो यूट्यूब की सेटिंग से, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो है कहीं कहीं पे छोटे अक्षरों में है तो दिख नहीं रहा होगा आपको। आप लोग अपनी क्वालिटी को प्लीज़ वो कर लें थोड़ा, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जूम करके दिखाऊँ आपको। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन देखिए हिंदी में आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो 5 अक्षर होते हैं ना, हमारे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजनों में रखे जाते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें य नहीं होगा, य, ठीक है। य, र, ल, व ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान रखेंगे। या य हमारा जो होता है इसको हमारा क्या कहता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये स्पर्श व्यंजन नहीं है इसमें से। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सही है, पूजनीय सही है, दायित्व सही है। व्यंग जो है ये अशुद्ध है, ठीक है, ये हो जाता है हमारे, देखिए व्यंग्य होता है ये, व्यंग्य, ठीक है, ये शुद्ध रूप होता है इसका व्यंग्य। यहाँ पे व्यंग दिया है बस। हिंदी में कुल मान्य सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सर्वनाम मैं पहले बता चुका हूँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है, यह, वह, तू, आप, ऐसे करके कितनी संख्या मानी गई है? तो सर्वनामों की जो कुल संख्या मानी गई है वो 11 मानी गई है, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है, ऑप्शन है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो चौथाई, चौथाई, एक चौथाई पानी डालो, ठीक है, चौथाई भाग उसको दे दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो चौथाई हालांकि हमारा एक नंबर का बोध तो करा रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो ये हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें से आंसर हो जाएगा अपूर्णांक बोध, क्योंकि चौथाई 1/4 है ना, एक पूर्ण अंक नहीं है। 1/4 क्या पूर्ण अंक है? नहीं है ना, तो इसलिए इसको अपूर्णांक बोधक विशेषण में रखा जाता है। ओके। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है? पदबंध पर भी पूरा वीडियो है, कैसे पहचानेंगे आप संज्ञा पदबंध को, सर्वनाम पदबंध को, विशेषण पदबंध को कैसे पहचानेंगे? एक बार आप हिंदी की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्टिव टॉपिक भी हमारे हिंदी टेस्ट सीरीज में। तो मेरे गांव के चारों ओर, इसी को अंडरलाइन किया है इसने, और इसको ध्यान से हम देखते हैं तो इसमें हमारा हो जाएगा चारों ओर, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध है इसमें, ठीक है। जहाँ पे अंत में खत्म होता है सेंटेंस, यहाँ से आगे को देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरे गांव के चारों ओर को हम लेते हैं, चारों ओर मतलब क्रिया विशेषण, इसी में जुड़ा हुआ आगे का सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का बोध कराता है? तो कौन सा इनमें से ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज होता है? तो देखिए डॉक्टर, डॉक्टर से हमें पता नहीं चलता है ना मेल है कि फीमेल है, डॉक्टर ही तो यूज होता है। चित्रकार में भी पता नहीं चलता मेल है फीमेल है। ऐसे ही राष्ट्रपति भी पता नहीं चलता हमारा, एक ही वर्ड यूज होता है। तो ये यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो शब्द हैं ये उभयलिंगी शब्द हैं, यानी कि दोनों का बोध कराते हैं। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानमार्ग की शाखा का प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए निर्गुण काव्य धारा जो दी थी वो कबीर ने दी थी, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो ज्ञान मार्ग की शाखा थी वो संत कबीर ने दी थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कबीर की जो रचनाएं हैं, कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन बनता है। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है, जिसमें साखी, शबद और रमैनी को रखा जाता है। कबीर की भाषा थी सदुक कवि, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो देखिए यह ताले की, तो ताले की को उसने अंडरलाइन किया है। कारक आपको पता होना चाहिए, कारकों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यह ताले की चाबी है, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ताले के लिए चाबी बनी है ना, तो ताले की यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक, ठीक है, ऑप्शन बी। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, देखिए बहुत अच्छा है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि अलंकार में, तो वहाँ पे हमेशा होता है उपमा अलंकार, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार है इसमें। नेक्स्ट है देखिए संयोजक अवयवों का प्रयोग प्रायः डैश डैश में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी हमारे संयोजक अवयव होते हैं इनका प्रयोग हम किस में करते हैं? संयोजक मतलब जोड़ने वाले अव्यय, तो जोड़ने वाले अव्ययों का हमेशा संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाता है ना, संयुक्त वाक्य। जैसे कि मैं घर गया और
मैंने खाना खाया, यानी कि 2 सेंटेंसों को जोड़ा तो और क्या हो गया इसमें, संयोजक अव्ययी हो गया। तो ये संयुक्त वाक्यों में यूज किए जाते हैं इनको। जो हमेशा रहने वाला है के लिए वाक्यांश क्या होगा, तो जो हमेशा रहेगा उसके लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा, शाश्वत। ठीक है, ईश्वर शाश्वत है बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक हाथी का पर्यायवाची है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इनमें बताइए आप, हाथी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो द्युप जो होता है हाथी का ही पर्यायवाची है, मदकल जो है हाथी का ही पर्यायवाची है, गज जो है ये भी हाथी का ही पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय या किसी जांच समिति की घोषणा के लिए डैश डैश जारी किया जाता है। या तो कोई नीतिगत प्रश्न हो या सरकारी निर्णय हो या किसी जांच समिति की अगर घोषणा करनी हो तो इसके लिए कौन सा संबंधित जो विभाग है कौन सा पत्र जारी करेगा, तो ये पत्र कहलाता है रेजुलेशन, यानी कि संकल्प या संस्थाओ। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा, संकल्प या संस्थाओ। आंधी के आम लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो आंधी के आम का लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, यानी कि देखिए लोकोक्ति मुहावरे एक तो पूछा ही जाता है आपके यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी एग्जाम में सामान्य हिंदी के पोर्शन में। तो आंधी के आम लोकोक्ति का अर्थ होता है आपका बहुत ही चीपेस्ट हमारी वस्तु। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा अत्यधिक सस्ती वस्तु, क्योंकि जब आंधी आएगी तो आम गिर जाएंगे ना स्वतः ही धरती पे, उन आमों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा आपको कनेक्ट भी करना है, लॉजिक लगाना है। तो आंधी के आम अत्यधिक सस्ती वस्तु, ऑप्शन है। तो ये पहला पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया सामान्य हिंदी वाला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं और आपका कंप्यूटर के भी दिए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ध्यान रखेंगे कंप्यूटर के ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं ताकि आपको आधारभूत ज्ञान है या नहीं है, बस इतना ही जानना चाहता है आयोग। ठीक है, यहाँ पे तो ये थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि इनमें से कौन सी की दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये वही जानेगा जिसने एक्सेल पे काम किया है। ठीक है, कभी कभी यका तका पूछ लेता है आयोग ऐसे क्वेश्चन, लेकिन यदा कदा पूछ लेता है, लेकिन हमेशा नहीं पूछता है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल की पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए हमारी जो की होती है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश डैश में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है हमेशा डेटा को किस में बदलता है, ये बदलता है हमारे सूचना में। ठीक है, ऑप्शन है, सूचना में ही तो बदलता है, इन्फॉर्मेशन में, डेटा को। प्रिंट देने के लिए सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, तो प्रिंट देने के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कौन सी कमांड होगी इसमें। सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करने की बात करें, माफ़ कीजिएगा, कमांड नहीं देनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर हमने प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे जहाँ पे वो होगी ना, तो फाइल होगा इसमें, ऑप्शन है। अलाइनमेंट बटन किस पर होता है, तो दिए गए विकल्पों में से कहाँ पे आपको अलाइनमेंट बटन दिखेगा, तो ये होता है फॉर्मेटिंग बार पे। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, फॉर्मेटिंग बार। अगला देखिए वॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंप्यूटर शब्दावली में वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है, तो वॉर्म का फुल फॉर्म होता है भाई राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आप देखिए एग्जाम देने जा रहे हैं ना, एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। जो आपका स्टार्टिंग के पोर्शन के क्वेश्चन हैं, जैसे कि कंप्यूटर में हमारा ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, इसके साथ साथ कंप्यूटर शब्दावली में जो भी हमारे संक्षिप्त वर्ड होते हैं ना, तो ये आपने याद करके जाना है, वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, अच्छे से रिविजन नहीं होगा तो। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे से। अब यहाँ पे बोला है लुप्त संख्या बताइए। ठीक है, नंबर सीरीज दी गई है, इसमें आपने लुप्त संख्या बतानी है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखिए 48 में अगर 2 का भाग देता हूँ तो 24 आता है, 72 में 2 का भाग देता हूँ तो 36 आता है, 108 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें, 54/2 कर रहा है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है देखिए एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मंगलवार दोपहर 1 बजे से हमारी 1 मिनट धीमी है, वह बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज है, तो घड़ी ने सही समय कब बताया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। यानी कि मंगलवार दोपहर 1 बजे से बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे, अर्थात 48 घंटे में घड़ी के समय में कुल परिवर्तन कितना आएगा, 3 मिनट का आएगा, है ना, आएगा ना 3 मिनट का। और घड़ी में प्रति मिनट हुआ परिवर्तन कितना हो जाएगा, क्योंकि 48 घंटे हैं तो 48 भागा हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 16 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है,
यानी कि घड़ी ने 16 घंटे पश्चात सही समय बताया होगा, 16 घंटे पश्चात सही समय बताया होगा। अगर मंगलवार दोपहर 1 बजे की बात हो रही है, उस 1 बजे में हम 16 जोड़ते हैं तो फिर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो रहा है बुधवार, हमारा बुधवार सुबह 5 बजे, बुधवार सुबह 5 बजे सही आंसर आएगा इसका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, बुधवार को प्रातः 5 बजे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से देखना है आपने। देखिए, यदि दक्षिण क्या हो जाता है हमारा, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तथा शेष दिशाएं उसी तरह परिवर्तित हो जाते हैं, तो पश्चिम के लिए क्या दिशा होगी, थोड़ा समझिए। देखिए, पहले तो हम नॉर्मली करेंगे, ये ईस्ट हो गया हमारा, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ हमारा क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, उत्तर पश्चिम। यहाँ हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व। यहाँ क्या हो गया हमारा, साउथ ईस्ट हो गया, दक्षिण पूर्व। और यहाँ हमारा क्या हो गया, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। अब वो चेंज कर रहा है इसको। ठीक है, चेंज कर रहा है मतलब हमारा क्या बोल रहा है वो, दक्षिण पूर्व अगर क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। रोटेशन कर देना ना, तो रोटेशन के हिसाब से चार्ट बना लो नया। तो क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, जो हमारा दक्षिण पूर्व है ये उत्तर हो जाता है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आ गया। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, है ना। रोटेशन ऐसे तो होगा। और जो हमारा पश्चिम था, उत्तर पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा दक्षिण पश्चिम जो था वो हो जाएगा हमारा नॉर्थ। ठीक है, तो ऐसे रोटेशन जब हम करते हैं तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा इसमें, ये हमारे क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में हमारा, तो पूछा जा रहा है तो पश्चिम के लिए कौन सी दिशा होगी, तो पश्चिम जो है हमारा वो उत्तर पूर्व बन जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा सही आंसर। करके देखेंगे, समझ में आएगा तब। जो पश्चिम था, वास्तविक पश्चिम था, वो उत्तर पूर्व में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। ऑप्शन है। निम्न श्रृंखला में से कौन सी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, तो हमारे अल्फ़ाबेट की श्रृंखला दी गई है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है इसमें देखिए, तो देखिए सबसे पहले BEH दिया है हमको, BEH। इसमें हो रहा है भैया +9 +9 +9। ठीक है, बी में अगर 9 जोड़ेंगे तो आगे जोड़िए, CDEFGHIJK। ठीक है, बी में अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, के, तो KNQ आ जा रहा है। देखिए KNQ। अब इनमें भी 9 जोड़ दो आप। ठीक है, +9 तो ये कितना हो जाता है, तो के में अगर 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है TWZ। ठीक है, अब आगे की सीरीज़ निकालनी है तो फिर 9 जोड़ो भाई इसमें, फिर 9 का हो रहा है इसमें। तो अगर टी में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आगे चले जाएगी अल्फ़ाबेट सीरीज। तो टी में अगर PQRST UVWXYZABC, तो पहला आ जाएगा C। ऐसे W में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा F। ठीक है, ऐसे Z में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा I। तो ये हो जाएगा CFI। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में CFI। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। डायरेक्शन के क्वेश्चन में बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए समझने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट क्लियर करना है। पॉइंट में बोला जा रहा है कि ये दक्षिणी दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये तो आपको पता ही है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं इस व्यक्ति का पहला। यहाँ से वो सीधे जाते हैं दक्षिणी दिशा की ओर 10 किलोमीटर, ये हो गया 10। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है वो भाई, दाहिने मुड़ गया भाई वो। ठीक है, दाहिने मुड़ के कितना चल गया वो, 6 किलोमीटर। देखिए पहले से बनाते हैं, ये पॉइंट है, व्यक्ति 10 दक्षिण की तरफ चला, फिर वो दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, पुनः दाहिने मुड़कर 10 चल गया वो, फिर पुनः दाहिने मुड़ा तो ये 10 हो गया। ठीक है, यानी कि 10 6 10, अंततः फिर वो दाहिने घूमता और 5 चलता है। यहाँ से वो 5 चला भाई, ये देखिए 5 ही चला, इधर 6 है और इधर 5 ही चला है। डिफरेंस हमारा सीधे पता चल गया है, 6-5, यानी कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वो 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे का जो गैप बचेगा वो 1 किलोमीटर का है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाएंगे। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चनों को आप ध्यान से करना है। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चनों का भी अपना महत्व है एग्जाम में, ये नहीं कि रीजनिंग के क्वेश्चनों को आप स्किप कर दें। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं जीएस के जो क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड किससे संबंधित है। देखिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाती है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो अवार्ड दिया जाता है ये जर्नलिज्म में दिया जाता है, इनके ऑप्शन है पत्रकारिता में।
त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब वो मिला था? तो त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1972 में, 1972 में। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पे विशेष विवाह अधिनियम की बात की जा रही है। लास्ट टाइम आपका एक क्वेश्चन बना था नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था ब्रिटिश काल में, तो नेटिव मैरिज एक्ट से संबंधित ही यहाँ पे क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है आने वाले एग्जाम में, और कि विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ भारत में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, इन सभी को आपने याद रखना है, ठीक है। तो विशेष विवाह अधिनियम आया था 1954 में, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन बी। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो राइट आंसर इसका जे.के. मेहता, ठीक है, जे.के. मेहता। देखिए हाल में ही हमारे भारत मुल्क के नोबल अर्थशास्त्र में नोबल प्राइज़ मिला एक व्यक्ति को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो किसको मिला है। चलिए, तो आवश्यकता विहीनता सिद्धांत दिया था जे.के. मेहता ने। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा के अलावा हमारी सोन जो नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, ऑप्शन है। 2019-20 में भारत का कुल खाद्यान्न भंडार कितना था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 19-20 में भारत का कुल खाद्यान्न था हमारा 29.75 करोड़ टन। तो 29.75 करोड़ टन हमारा ऑप्शन बी में, ठीक है, 29.75 करोड़ टन। पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सर्जन करती है, ये बोला है हमारे जे.बी. से ने, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, जे.बी. से। किस देश में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं? यहाँ पे भंडार की बात की जा रही है, उत्पादन की नहीं। भंडार अलग बात है, उत्पादन अलग बात है, ठीक है। तो यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हमको देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से सर्वप्रथम किस किले में मिला था? तो देखिए जहांगीर से मुलाकात की थी सर थॉमस रो ने, और वो जहांगीर को मिला था अजमेर के किले पर, ऑप्शन ए। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये भी थोड़ा भूगोल का चैप्टर है कि इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, समान हिम स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है पृथ्वी पर, ग्लोब पे, उसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन, यानी कि ऑप्शन इसमें से आंसर है आइसोसिस्मल लाइन। निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को, ठीक है, हर्षवर्धन। देखिए कुषाण भी दिया गया है बहुत जगह, लेकिन ऑप्शन में कुषाण है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे कनिष्क, माफ कीजिएगा, कुषाण वंश जो शासक था कनिष्क, उसको भी बहुत से इतिहासकार द्वितीय अशोक बोलते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो हर्षवर्धन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया हमारा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर इसमें, शरण कुमार लिम्बाले। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन भाई बहुत ही पहुंचा हुआ नाम है, नागार्जुन जो थे हमारे ये बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, ठीक है। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक, शून्यवाद के प्रवर्तक। निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन था जिसने धार्मिक नीति की आलोचना की? यद्यपि जो अकबर था ना, मुगल काल का एकमात्र शासक माना जाता है जो कि धर्मनिरपेक्ष था, या हम बोल सकते हैं सहिष्णु था। धर्मनिरपेक्ष ना बोल के अगर सहिष्णु बोले ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सभी धर्मों का समान आदर करता था वो। और ये व्यक्ति था जिसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की, वो था बदायूनी, ऑप्शन डी। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत उत्तरदायी है? तो रेडियो जो तरंग होती है उनको रिफ्लेक्ट करती है हमारी कौन सी? आयन मंडल, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है, आयन मंडल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आएगा। टोक्यो ओलंपिक एक बार देख के जाना, भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं, कौन कौन से स्ट्रीम में जीते हैं, और एक गोल्ड जीता ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जो है हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और टोक्यो 2020 में भारत का जो स्थान रहा था टोटल, वो रहा था 48वां, ठीक है, 48th। अंडर 50 रहा बहुत टाइम बाद भारत टॉप 50 रैंकिंग में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर की लोकेशन है हमारी हम्पी में, और हम्पी जो प्लेस है वो कर्नाटक में, ऑप्शन बी। चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था?
तो चोल झील बनाई थी हमारी राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन बी इसमें सही है। सर्वाधिक अपरदन वाली मृदा कौन सी है? इनमें से कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसका सर्वाधिक अपरदन होता है, यानी कि कटाव होता है, भू कटाव? तो ये मिट्टी होती है बलुई मिट्टी, ठीक है। बलुई मिट्टी जो होती है ना, इसकी पकड़ बहुत कम होती है, इसलिए अपरदन भी ज़्यादा होता है इसका। वायु राशियों का एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने का प्रवाह क्या कहलाता है? देखिए, वायु राशियाँ अगर एक दूसरे के विपरीत प्रवाह में होंगी तो इसको क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को? तो इसको कहते हैं अपसरण, ठीक है। ऑप्शन 20 में से आंसर है अपसरण। निम्न में से पीडीएफ एक्सटेंशन कहाँ इस्तेमाल होता है? तो पीडीएफ एक्सटेंशन कहाँ पे इस्तेमाल होगा दिए गए विकल्पों में? तो देखिए, एमएस एक्सेल में तो नहीं होगा, फोटोशॉप में भी नहीं होगा, पेज मेकर में भी नहीं होता है। एडोब रीडर जो होता है हमारा, वो पीडीएफ के लिए ही होता है स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किसका एक वार्षिक प्रकाशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बना भी है ये। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट यानी कि हमारी विश्व विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये करता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। वर्ल्ड बैंक का ही अन्य नाम है ये, ध्यान रखेंगे। संसद के खर्चे किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो पार्लियामेंट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल में रखता है कौन? हमारा स्कैक, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन ए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कैग को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? यहाँ पे नहीं था पूछा जा रहा है। एग्जाम में कल पेपर देने जा रहे हो कल आप लोग, वहाँ पे ध्यान से देखना कौन सा था या नहीं था, ये बहुत मैटर करता है, और नहीं तो एग्जाम में 1 नंबर गया आपका, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास उल सिराज ये इतिहास का लेखक था दिल्ली सल्तनत का, जबकि अब्बास खान शेखानी नहीं था इनमें, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है ओनली। आगामी जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो आगामी जनजाति देखने को मिलेगी आपको नागालैंड में, ठीक है। कहाँ पे? नागालैंड में। ध्यान रखेंगे, ट्रिक कर ले इसमें, आगामी, ठीक है, गामी, गामी, गा याद हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसके पास है? देखिए, जो म्यूचुअल फंड आजकल आपने देखा होगा, बहुत से ऐड आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपस में निवेश करना, ठीक है, और इसके रिटर्न काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मिलते हैं। एक हिसाब से ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारी सेविंग स्कीम टाइप की होती है, लेकिन ये शेयर मार्केट पे रिलेट करती है, इसलिए इसमें बोला जाता है कि जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं ये किसके अंतर्गत हैं? अंडर शेयर मार्केट हैं, रिस्क के अंतर्गत हैं, बोला भी जाता है ना ऐड में, आपने देखा होगा। और म्यूचुअल फंड पे जो हमारा नियंत्रण रखती है वो सेबी रखती है, ठीक है। कौन रखते हैं? जैसे कि शेयर मार्केट पे सेबी रखती है ना, वैसे ही सेबी म्यूचुअल फंड पे भी नज़र रखती है। सेबी का जो पूर्ण रूप है वो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने कहीं पे स्टॉक बोला था, वो आप करेक्ट कर लेंगे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये देखते हैं सभी चीज़ों को। सेबी की स्थापना भी पूछता है कई बार, वो सेबी की स्थापना ध्यान रखेंगे। सेबी की मूल स्थापना हुई थी 1998 में, जबकि सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाए, जैसे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से सही करना आप लोग। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। तो 1916 का जो लखनऊ समझौता था क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसके बाद जो हमारा कांग्रेस थी उसने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया था इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर ज़्यादा निर्भरता बढ़ा सकती है। जैसे भारत है, भारत एक विकासशील देश है। अगर भारत सरकार ज़्यादा आयात करने लगे या ज़्यादा आयात पर निर्भर होगी तो उससे देश में क्या होगा? बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देश में उत्पादन कम है, मैन्युफैक्चरिंग कम है, बेशक एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा उस वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, बेरोजगारी। मुक्त भारत समाज का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज। और मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी हमारी वीर सावरकर ने, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है, वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो ये हो गए भाई जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। राज्य में खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? इनमें से कौन सा हमारा बोल सकते हैं सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है जो खसरा और खतौनी तैयार करता है उत्तराखंड राज्य में? तो ये होता है दोस्तों बेसिक लेवल पे पटवारी, ठीक है। पटवारी का काम ही होता है राज्य में खसरा और खतौनी तैयार करना।
राज्य की किस पुरातन जाति में नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी राज्य की प्राचीन जाति है जो नाग पूजा तो करती थी, उसके साथ साथ लिंग पूजा भी करती थी? ये हमारी जाति थी कोल। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, कोल। पंवार राजवंश में युवराज के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो पंवार राजवंश में युवराज के लिए शब्द किया जाता था टीका। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, टीका। वैसे ही चंद्रवंश की बात करते तो चंद्रवंश में हमारे राजकुमार के लिए रौतेला शब्द भी यूज होता था और साथ ही गुसाई शब्द भी यूज होता था। ठीक है, गुसाई, ध्यान रखिएगा। पंवार नरेशों द्वारा यथेष्ट भूमि किसे दी जाती थी? तो पंवार शासनकाल में यथेष्ट जो भूमि थी क्या थी ये? तो देखिए, राज्य के जितने भी वीर होते थे, साहसी लोग होते थे, या किसी युद्ध में अदम्य साहस के लिए, जैसे आज हम कंपेयर कर सकते हैं, आज युद्ध में कोई अच्छा साहस दिखाता है सैनिक तो उसको हमारा वीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है या महावीर चक्र मिलता है। वैसे ही उस समय राजा लोग ऐसे वीरों को देते थे यथेष्ट भूमि। ठीक है, ऑप्शन डी, वीरों को। निम्न में से कौन सा पत्र आरंभिक दौर में ब्रिटिश भक्त था? तो यहाँ पे आपने बताना है ब्रिटिश भक्त मतलब जो ब्रिटिशों की जो पॉलिसी चली थी उसमें उनका सपोर्ट करता था। इनमें से कौन सा पत्र है? तो ये पत्र हो जाएगा हमारे इसमें अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार राइट आंसर हो जा। अल्मोड़ा अखबार देखिए, जब तक हमारे बद्रीदत्त पांडे जी के हाथ में नहीं आता 1913 तक, तब तक ये हमारा एक हिसाब से ब्रिटिश भक्त था, क्योंकि एक ब्रिटिशर्स के सुझाव पर ही इस पत्र को शुरू किया गया था। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1870 में। 71 में क्या होता है, हमारा अल्मोड़ा में जो एक व्यक्ति था विलियम म्यूल, ये सुझाव देता है डिबेटिंग क्लब के सदस्यों को कि आप लोग अपना एक पत्र शुरू करो जिससे ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी आपके संगठन के बारे में। पत्र तो ये शुरू कर लेते हैं लोग, बुद्धि वल्लभ पंत पहले संपादक बनते हैं, बट ये लोग केवल और केवल ब्रिटिश जो नीतियाँ थी उसमें, ब्रिटिशर्स के काम थे, उनकी यहाँ पे भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं पत्र में। लेकिन जैसे 1913 में पत्र का संपादक बद्रीदत्त पांडे के हाथ में आता है तो वो फिर ब्रिटिश नीतियों पर कटाक्ष से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, जिससे क्रुद्ध होकर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अल्मोड़ा अखबार को बैन कर देते हैं बाद में। और फिर हमारा शक्ति पत्र आता है। गोरखा शासकों के द्वारा तराई भावर में पहाड़ी पशुचारकों से कौन सा टैक्स लिया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको पता है भोटिया ऋतु प्रवास करती थी, भोटिया जनजाति के लोग ही हमारे तराई भी जाते थे पहले से। गोरखा काल में उनसे भी टैक्स लिया जाता था, और ये टैक्स होता था हमारा दोनिया टैक्स है। ठीक है, ऑप्शन सी, दोनिया कर जो था पशुचारकों पे लगने वाला टैक्स था। हर्षदेव जोशी को किसने कुमाऊं का अर्धवार्विक कहा था? तो कुमाऊं का अर्धवार्विक जो बोला था हर्षदेव जोशी को, ये कहा था किसने? हेयर से ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, हेयर से। तैमूर लंग और बहरूज या ब्रह्मदेव के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो तैमूर लंग और बहरूज या ब्रह्मदेव के बीच में युद्ध हुआ था ना 1399 में हरिद्वार में, और इसका वर्णन मिलता है हमको मुफलात ए तैमूरी पुस्तक में। ठीक है, मुफलात ए तैमूरी, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। कालसी अभिलेख की खोज 1860 में किसने की थी? तो देखिए, कालसी अभिलेख जो हमारा देहरादून में है, अशोक से संबंधित अभिलेख है ये, और इसकी खोज की थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, अशोक का ये कौन सा शिलालेख है? तो 13वां शिलालेख है। किस इतिहासकार ने यह माना है कि कार्तिकेय पुर शासक अयोध्या से थे? तो कौन सा इतिहासकार मानता है निम्न में से कि कार्तिकेयपुर जो राजवंश हुआ उसके जो शासक थे मूल रूप से वो अयोध्या से रिलेट करते थे? ठीक है, और इनका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लक्ष्मीदत्त जोशी। LD जोशी मानते हैं कि ये अयोध्या के थे। निम्न में से किस एक स्थल पर भीमशिला स्थित है? तो दिए गए विकल्पों में कहाँ पे आपको भीमशिला देखने को मिलेगी एक? और तो इसका राइट आंसर है बग्वाल मेला, जहाँ पे होता है देवी धुरा चंपावत, यहाँ पर भी आपको एक भीमशिला देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय पक्षी मोनाल पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो मोनाल देखिए हमारा राजकीय पक्षी है। ठीक है, और मोनाल हो गया, जितने भी हमारे जो राज चिन्ह है ना उनके आप वैज्ञानिक नाम याद करके जाइए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। और मोनाल पे डाक टिकट जारी हुआ था 1975 में, 1975 में। हरकी दून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हरकी दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है हमारा पुरोला को, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। टिहरी स्थित सैमियर नाट्य क्लब की स्थापना वर्ष 1917 में किसके द्वारा की गई थी? तो टिहरी में हमारा सैमियर नाट्य क्लब स्थापित हुआ था 1917 में, और इसकी स्थापना की गई थी भवानी दत्त उनियाल के द्वारा। ठीक है, भवानी दत्त उनियाल, ऑप्शन सी। तिलारी कांड के भीषण नरसंहार की घटना का वर्णन विद्यासागर नौटियाल की किस रचना में मिलता है? देखिए, विद्यासागर नौटियाल जी की रचनाओं को याद करना बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आंचलिक रचनाएं ज़्यादा करते हैं ये। इन्होंने तिलारी कांड पर भी हमारा एक रचना की है,
और ये हमको देखने को मिलता है, इनमें से कौन सी रचना है जो राइट आंसर हो जाएगा, यमुना के बागी बेटे। तो यमुना के बागी बेटे इस रचना को संभवतः नाम दिया गया होगा क्योंकि यमुना के किनारे ही तिलारी मैदान पे 30 मई 1930 को तिलारी कांड घटित हुआ था। हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तिलारी कांड हो गया, कुली बेगार हो गया, कुमाऊं परिषद हो गई, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। कुमाऊं सर्किल में शिक्षा विभाग के पहले इंस्पेक्टर कौन थे? तो पहले स्थानीय इंस्पेक्टर बने थे हमारे बुद्धि वल्लभ पंत जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें से आंसर है, बुद्धि वल्लभ पंत। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 1916 में। ठीक है, ऑप्शन डी। 1920 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन मुरादाबाद में राज्य के किन व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो 1920 में मुरादाबाद में हुआ था संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन, और यहाँ पर राज्य से गोविंद वल्लभ पंत और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन 20 में से हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत जी और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। द खस फैमिली लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा है, देखिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। द खस फैमिली लॉ ऑफ कुमाऊं, यानी कि जो कुमाऊं की खस फैमिली थी उनके जो नियम कानून हैं उससे संबंधित है, और ये लिखी है हमारी LD जोशी ने। ठीक है, ऑप्शन 20 में से आंसर है LD जोशी, यानी कि लक्ष्मीदत्त जोशी, जो अभी हमने ऊपर बात की ना, जो कार्तिकेयपुर राजवंश को अयोध्या से मानते हैं, उन्हीं ने लिखी है ये पुस्तक भी। निम्न में से कौन अपने बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखता था? तो अंबर नाम से कविताएं लिखते थे पीताम्बर दत्त बड़कथवाल जी, ऑप्शन 20 में से आंसर है पीताम्बर दत्त बड़कथवाल। सेलकू मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो सेलकू मेला आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी। परीक्षा और महाकुंभ रिवीजन क्लास में हमने बताया सभी मेले वगैरह आप देख लेना। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी किस शैली में निर्मित है? तो विश्वनाथ मंदिर हमारा उत्तरकाशी में, और ये बना हुआ है कत्यूरी शैली में, ऑप्शन बी। किस वर्ष जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी? तो जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी भाई, और ये वर्ष था 1620, ऑप्शन डी। अलकनंदा और पट्टवती नदी का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और पट्टवती का संगम कहलाता है हमारा, राइट आंसर होगा इसका जगदीश प्रयाग, ऑप्शन डी। राज्य में बहुत से प्रयाग हैं, ठीक है, लेकिन मान्यता केवल 5 प्रयागों को है। वैसे प्रयाग बहुत से हैं, तो कोई भी प्रयाग पूछा जा सकता है एग्जाम में। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन धर्म एकता का प्रतीक माना जाता है? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक या धर्म एकता का प्रतीक कुमाऊं परिषद का माना जाता है हमारा तीसरा अधिवेशन। ठीक है, तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोट द्वार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? कोट द्वार में। और किसने की थी अध्यक्षता? बद्रीदत्त जोशी ने। ठीक है, बद्रीदत्त जोशी। राज्य के किस स्थल को अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ कहा था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अंग्रेजों ने गोविंदगढ़ बोला था काशीपुर को, क्योंकि देखिए काशीपुर में ही हमारी कर्मस्थली रही थी किसकी? भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की। गोविंद वल्लभ पंत जी के जो प्लान होते थे, आइडियाज़ होते थे, मीटिंग्स होती थी, ज़्यादा जो हमारी एक्टिविटी होती थी उसमें स्वाधीनता संग्राम के दौरान, वो यहीं पे होती थी, कहाँ पे? काशीपुर में। इसीलिए अंग्रेजों ने चिढ़ के काशीपुर को नाम ही दे दिया, ये गोविंदगढ़ है, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी का गढ़ है। अगला क्वेश्चन बोलता है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो इनमें से पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था सबसे पहले तो 2001 को राज्य सरकार के द्वारा, और रिसेंटली 2015 को। ठीक है, तो 2001 और 2015 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। झिलमिल ताल चंपावत जनपद में स्थित है, जबकि झिलमिल गुफा निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए, ये तो सही है, झिलमिल ताल चंपावत में है, और झिलमिल गुफा आपको देखने को मिलेगी पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तराखंड में सेम नाम वाले जो प्लेसेज हैं या स्थल है उन पे भी एक वीडियो है, आप देख लेना उत्तराखंड जीके वाली प्लेलिस्ट में, आपको उसमें पता चलेगा। जैसे झिलमिल ताल कहाँ पे है, झिलमिल हमारी गुफा कहाँ पे है, भीम पुल कहाँ पे है, भीमशिला कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नारद कुंड कहाँ पे है, नारद शिला कहाँ पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तपोवन उत्तराखंड में कितने हैं, कहाँ पे हैं, सभी हम उसमें इंक्लूड किया गया है। अगला देखिए, गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा इसका 2014, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। ठीक है, 2014 में गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आप याद करके जाओगे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा कब मिला, ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की कब बनी, क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से हाल में ही किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी फतह की है?
तो देखिए हाल में ही हमारी जो एवरेस्ट को पहले ही फतह कर चुकी थी शीतल राज पिथौरागढ़ जनपद की, इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो एल्ब्रूज है उसको भी फतह किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा 24 दिसंबर, क्योंकि 24 दिसंबर को जन्म दिवस होता है किसका? इंद्रमणि बडोनी जी का। ठीक है, जिनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है हमारा अल्मोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक है उत्तराखंड राज्य में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, यानी कि 10 साल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हमको कहाँ पे देखने को मिली 2001 से 2011 के बीच में? तो ये सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जनपद बना उधमसिंह नगर, ऑप्शन डी। नमती प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो नमती जो प्रथा है वो हमारी देखने को मिलती है जौनसारी जनजाति में, ऑप्शन सी। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है? तो ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है आपका दीप जोशी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, दीप जोशी। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे से कब सम्मानित किया गया था? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला है देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से एक मिसमैच है, आपने ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, रूपा देवी जो है हमारी वो पर्वतारोही नहीं है। रूपा देवी को उत्तराखंड में बुग्याल लेडी कहा जाता है। ये एक हिसाब से एक सामाजिक या पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जो कि लोगों को अवेयर करते हैं बुग्यालों को बचाने के लिए, इसलिए इनको बुग्याल लेडी भी कहा जाता है। जबकि महावीर रवालता साहित्यकार सही है, नरेंद्र सिंह भंडारी हमारे लेखक हैं, सही है। श्रीधर प्रसाद किमोठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सही है। ठीक है, रूपा देवी बुग्याल लेडी है, यानी कि पर्वतारोही की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पर्यावरणविद होना चाहिए था, या पर्यावरण संबंधी होना चाहिए था। पिंडारी कांडा किस दर्रे का अन्य नाम है? तो पिंडारी कांडा जो है ना, ये कहा जाता है हमारे ट्रेल पास को। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, ट्रेल पास को पिंडारी कांडा भी कहा जाता है, या कांठा बोल सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ये स्थापित होती है 2005 में। और ये कहाँ पे स्थित है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो इसकी लोकेशन है हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल जनपद। हाल में ही केरल फिल्म फेस्टिवल में राज्य की किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो देखिए हमारी केरल फिल्म फेस्टिवल में एक शॉर्ट फिल्म नामांकित हुई हाल में ही, और इसका नाम था बोल दिया उमा। आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, बोल दिया उमा बहुत ही एक मार्मिक फिल्म है जिसमें एक यथार्थ चित्रण किया गया है उस महिला का जिसका पति बहुत सालों से घर नहीं आ पाता, प्राइवेट जॉब में है बाहर अपने गांव से। ठीक है, तो इस घटना का यथार्थ चित्रण करती है ये मूवी बोल दिया उमा। एक बार आप लोग ज़रूर देखना इसको। ऐसे ही मोतीबाग फिल्म भी हमारी नॉमिनेट हुई थी, आपको ध्यान रखना है। यकुलांश जो है ये भी एक बहुत अच्छी फिल्म है, हमारी पांडवांश के द्वारा बनाई गई है। इसमें भी हमारा एक चित्रण किया गया कि किस प्रकार जो हमारी जनरेशन है वो आज पहाड़ को छोड़ के चली गई है, और जो ओल्ड जनरेशन और नई जनरेशन है उनके बीच में कितना बड़ा एक गैप है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है, तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल में ही राज्य का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन निम्न में से कहाँ बनाया गया है? तो राज्य का सबसे ऊंचा जो हर्बल गार्डन बनाया गया हाल में ही, मैंने इस पर करंट अफेयर में आपको वीडियो भी दी थी, ये माणा गांव में बनाया गया है। ठीक है, माणा यानी कि चमोली में, ये जो कि सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन होगा, ऑप्शन है इसमें सही आंसर है। तो दोस्तों, एक मॉडल पेपर 21 यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छा स्कोर इसमें किया होगा। एंड जाने से पहले हमेशा मैं सोशल मैसेज देता हूँ कि जीवन में अपने एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें। और साथ ही जब भी उत्तराखंड के खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जाने से पहले आज बोलना चाहूँगा, इस एग्ज़ाम में आज का जो मॉडल पेपर है यहाँ पे आप कम मार्क्स भी ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, वन डे जो एग्ज़ाम होता है ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है तो ये आपने कितना पढ़ा है और कितना रिवीजन किया और कितने फैक्ट आपको याद हैं। ये केवल वन डे एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस यूपीएससी के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है। वन डे एग्ज़ाम बोलते हैं कि फर्स्ट जो फैक्टर है वो ये बोलता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना रिवीजन किया है, कितने फैक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हैं। दूसरा इसमें आपका होता है दोस्तों लक, सबसे बड़ा यहाँ पे होता है लक। अगर आप कल आपका दिन होगा तो आप 90+ भी स्कोर कर जाओगे। अब पूछे जाएंगे ना वो 100 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से पूछे जाते हैं।
अगर आपके पढ़े हुए आपके जोन से वो क्वेश्चन आ गए तो आप 80-90 स्कोर कर लोगे, लेकिन आपके जोन से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप 50-60 में अटक जाओगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही हो सकता है कि 90% कैंडिडेट या 95% कैंडिडेट्स के साथ यही होगा, और फिर हमारे 60-65-50 में भी आपके सेलेक्शन के चांसेस रह जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेलेक्शन नहीं होगा। दूसरा हमारा डिपेंड ये भी करता है कि पेपर लेवल कैसा होगा कल का, पेपर के जो क्वेश्चन होंगे किस प्रकार के होंगे। वहाँ पे पेपर में ज़्यादा ही कठिन फैक्ट पूछे जाते हैं, नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी आपने क्या होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम हॉल में जाना है और वहाँ पे अच्छे से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी ऊंच नीच होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1 महीने बाद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, स्नातक स्तरीय हमारा, वो आपका बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ। अच्छे से जाओ, मस्ती के मूड में जाओ, अच्छे से एग्ज़ाम देना, घबराना मत। जो क्वेश्चन पहले माइंड में क्लिक होगा उसी को आंसर कर देना, ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि आपने कभी अगर वो क्वेश्चन पढ़ा है तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसको कनेक्ट कर लेता है। आपने 1 साल 2 साल पहले भी उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो पहला ऑप्शन आपको क्लिक हो जाएगा। जैसे आप ज़्यादा सोचने लगेंगे, उस क्वेश्चन में घुसने लगेंगे, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए माइंड में जो पहला आंसर क्लिक होता है हमेशा उसी के साथ जाएँ। ये कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले। और नेगेटिव मार्किंग है, हो सके तो बिल्कुल भी तुक्का ना लगाएं। जहाँ पे दो ऑप्शनों को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं उन्हीं को अटेंड करें, वहाँ पे तुक्का लगाएं। लेकिन चारों में से कोई भी एक समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे तुक्का मत लगाओ, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये है कि आप 0.25 पीछे नहीं जा रहे हो, एक क्वेश्चन गलत भी तो हो रहा है, एक नंबर तो पहले से कम हो रहा है, फिर 0.25 और कट रहा है, यानी कि 1.25 नंबर कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से पेपर दे। बाकी यार इतने लंबे समय से हम आपके साथ बने, और एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है, आप लोग समझदार हैं। बाकी इसमें 4 टाइम आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि 4 गुना अभ्यर्थी लिए जाते हैं किसी भी टाइपिंग वाली परीक्षा में। तो मान के चलो 700 कुछ वैकेंसी थी, तो आपका लगभग 2,500 के आसपास कैंडिडेट इसमें रहेंगे, क्योंकि कुछ पोस्टों में तो टाइपिंग नहीं है ना, उनमें सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यार बहुत बड़ी वैकेंसी है, कॉन्फिडेंट रहो यार, 700 नामों में से एक नाम आपका होना ही होना है, मान के चलो। और सभी को ऑल द बेस्ट है, अच्छे से ये पेपर दीजिएगा, अपना ध्यान भी रखें। जल्दी मिलेंगे आपको पेपर के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।